Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Indian Contract Act, which will be helpful for your All India Bar examination as well as in any state judiciary where the Indian Contract Act is asked. So our first question is, in which of the following sections Indian Contract Act embodies the rule of Clayton's case relating to the appropriation of the payment? इनमें से कौन से सेक्शन को हम क्लेटन्स रूल भी कहते हैं? मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने क्लेटन्स रूल के बारे में भी बताया है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके यूपी जुडिशरी में भी पूछा जा चुका है। वी हैव ऑप्शंस सेक्शन 62, Section 59, Section 57, or is it Section 66 of the Indian Contract Act 1872? And the correct answer to this question is option number B, that is Section 59 is also known as the Clayton's Rule and it is related to the appropriation of the payments. The next question is, an agreement of wager is, जो wagering agreements होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ओके, क्या वो वॉइडेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं या फिर अनलॉफुल होते हैं? तो मैं बता दूं, जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं दे आर वॉइड एज पर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वॉइड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a continuing guarantee has been defined under which section of the Indian Contract Act? Is it section 124 of the Indian Contract Act, section 129 of the Indian Contract Act, section 146 of the Indian Contract Act, or is it section 148 of the Indian Contract Act? We are talking about the continuing guarantee. And the correct answer to this question is option number B, that is section 129 of the Indian Contract Act talks about the continuing guarantee. The next question is, under section 68, under section 68, okay, 68 of the Indian Contract Act, minor is the person who is personally liable या फिर सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी लायबल रहेगी? माइनर पर्सनली एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टी बोथ आर लायबल, या इज इट ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव? हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 68 की, और इसके अकॉर्डिंग क्या माइनर जो होता है, माइनर इज पर्सनली लायबल या फिर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है? क्या वो पर्सनली एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टी दोनों लायबल होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव? एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली द माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल एज पर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, माइनर की अगर हम बात करें तो अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट मीन्स 18 ईयर्स से नीचे वाले लोगों को हम माइनर कहते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997 हैज अमेंडेड. जो अमेंडमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप अगर बैरेट खोलेंगे, बैरेट के नीचे फुटनोट वाले एरिया में अमेंडमेंट्स दी रहती है. ठीक है, तो आप वहां से अमेंडमेंट के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. वी हैव ऑप्शंस सेक्शन 27, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इज इट सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट एक्ट 1997 और इसके द्वारा इनमें से कौन से सेक्शन को अमेंड करा गया था? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय 1997 अमेंडमेंट एक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन 3 स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर करिए, उसके बाद बताइए इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है. ठीक है, हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस.
लीगल ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज forbearance to sue has always been regarded as a valuable consideration. And the third statement is it is not necessary that consideration should be adequate to the promise. Adequacy of consideration is not necessary. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? We have options. Option A, that is only first statement is correct. Option number B is saying that statement 2 and 3 are correct. Option C says that all of the above statements are correct. Or is it option D, that means first and second statements are correct? आप statements एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। Correct answer to this question is option number C. That means all of the above statements are correct. The next question is with reference to fraud and misrepresentation. अब हम fraud and misrepresentation का reference लेने वाले हैं। Fraud हमें section 17 of the Contract Act में मिलता है and misrepresentation हमें section 18 of the Indian Contract Act में मिलता है। पूछा जा रहा है which of the following statements या statement is और are correct, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है both render the contract voidable. क्या फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों के मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो voidable हो जाता है? सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट फ्रॉड रेंडर्स अ कॉज ऑफ एक्शन इन टॉर्ट फॉर डैमेजेस. फ्रॉड के मामले में हम टॉर्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ टॉर्ट. सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन को हम टॉर्ट भी कहते हैं. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. Is it option A, that is first and second statements are correct? Option B, second and third statements are correct? Option number C, that is first and third statements are correct? Or is it option D, that is all of the above? Okay, read the statements carefully. इसके बाद मैं आंसर बताऊंगी. So the correct answer to this question is option number A, that is both first and second statements are correct. हम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बात अगर करें तो इन दोनों मामलों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल हो जाता है. ये हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19 में. और दूसरे स्टेटमेंट में है कि फ्रॉड के वजह से फ्रॉड जब किसी पर्सन के साथ कमिट हो रहा है तो हम टॉर्ट में जाके भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. ये भी बात सही है. लेकिन सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमें टॉर्ट में कहीं कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है. ठीक है, दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The next question is which of the following statement is correct? यहाँ पर correct statement पूछा जा रहा है. The communication of acceptance is complete as against the acceptor. See, I know इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है. बहुत सारे लोगों के साथ ये कंफ्यूजन होती है. अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है, अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होता है. तो इन टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल के आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर इन सेक्शंस को देख सकते हैं. उसमें मैंने सेक्शन 75 तक अच्छी तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया हुआ है. अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं अपने AIB के एग्जाम से पहले. ठीक है. Now comes the options. Option number A, that is क्वेश्चन आपने देख लिया कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होने वाला है. ठीक है. वी हैव ऑप्शंस. ऑप्शन ए, दैट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर. ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. ऑप्शन सी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर एंड प्रपोजर बोथ. और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ थर्ड पार्टी. We are talking about the acceptance, ठीक है, against the acceptor. This is question number 38. ठीक है. These are the options and the correct answer to this question will be option number B, that is when it comes to the knowledge of the proposer.
जब प्रपोजर के नॉलेज में हमें एक्सेप्टेंस मिल जाती है, प्रपोजर के नॉलेज में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है, देन दिस इज एन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, आई बटन में मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties। एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक ही पार्टी के अगेंस्ट हम इन्फोर्स करा सकते हैं, ना कि दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर एक अनइन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट है? ठीक है, द क्वेश्चन इज कि एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है? अगर आपने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा है, दैट मीन्स अगर आपने सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, तब आपको पता चलेगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो डिट्टो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो हमने स्टेटमेंट देखा, दिस इज रिगार्डिंग द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए रीजनेबल समय क्या होता है? इज इट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्या ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगा? क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है? ऑप्शन सी, क्या ये बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव? वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो रीजनेबल टाइम जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो द प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट ऑफ डैमेजेस आर गिवन इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम सेक्शन 72 टू 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम केस लॉ की बात करें तो डैमेजेस को असरटेन करने के लिए इनमें से कौन से केस में बात कही गई है? इज इट हाइड वर्सेस रेंच? इज इट हार्ले वर्सेस बैक्सनडेल? इज इट ऑप्शन सी, दैट इज स्कॉर्फ वर्सेस जॉर्डाइन? or is it option D, that is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company? We are talking about the breach of contract and damages को ascertain करने के लिए इनमें से कौन से केस लॉ में बात कही गई है? तो the correct answer to this question will be option number B, that is Hartley versus Baxendale. And this case law is very important with regard to section number 72. 72 के बगल में आप ये केस लॉ लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर हम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की बात करें तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस एंड दिस इज रिगार्ड टू द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। दैट मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात कही गई थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, सॉरी दैट वाज मोहिरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष केस का मैंने फैक्ट्स यहाँ दे दिया, आई एम रियली सॉरी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में दिस वाज द केस विद रिगार्ड टू द जनरल ऑफर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, दैट वाज द केस ऑफ मोहिरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, उसमें माइनर एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कहा गया था। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की अगर हम बात करें तो दिस इज द केस ऑफ जनरल ऑफर। ठीक है, और जनरल ऑफर कैसे एक्सेप्ट होता है? तो जनरल ऑफर अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो विद रिगार्ड टू दैट ऑफर अगर हम कोई एक्ट करते हैं, विद रिगार्ड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कोई भी एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस कि हाँ हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना है या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ एक्सेप्टेंस विद रिगार्ड टू जनरल ऑफर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है where both of the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact। जहां पर दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट की दोनों पार्टीज इस मिस्टेक में है कि मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड उन्होंने मिस्टेक करा है।
तो जो एग्रीमेंट है क्या वो वॉइडेबल हो जाएगा, क्या वो वॉइड हो जाएगा, क्या वो इलीगल हो जाने वाला है, या फिर नन ऑफ द अबव। मैं कह रही हूँ कि बोथ ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो जो एग्रीमेंट होता है दैट विल बी वॉइड, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों पार्टी यहाँ पर अंडर मिस्टेक है, ठीक है, so that will be void. The next question is, under the Indian Contract Act 1872, an agreement not enforceable by law is said to be void. कोई भी एग्रीमेंट जिसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट में तो वो void होता है, ठीक है। तो which of the following agreements is not void? अब यहाँ पर कौन से ऐसा एग्रीमेंट है जो कि void नहीं है? Is it agreement in restraint of legal proceeding? क्या हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया है ऐसा कि हम आपको रिस्ट्रेंट कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर हमने आपको ट्रेड करने से रोक दिया, ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या हमने कोई कोर्जन में आकर आपको डरा धमका कर किसी तरह से आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, क्या ये वॉइड हो जाएगा? या फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपको रिस्ट्रेंट कर दे रहे हैं कि आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है विच इज नॉट वॉइड? ठीक है, वॉइड नहीं होगा। तो सी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड होता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी वॉइड होता है, लेकिन एग्रीमेंट अंडर कोर्जन इज नॉट वॉइड। ये एक वॉइडेबल एग्रीमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, ठीक है। और इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम देख सकते हैं इन सेक्शन 19। सेक्शन 19 में कहा गया है कि कोर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में आकर अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टी चाहे तो उसे अवॉइड कर सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन becomes complete at the place where acceptance is heard. See, पहले के जमाने में तो हम टेलीफोन पे या खत लिखकर इस तरह से हम एक्सेप्टेंस दिया करते थे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो पूछा जा रहा है कि कौन से प्लेस पर यहाँ पर बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन होता है वो कंप्लीट होता है उस जगह पर जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी हमने। तो ये कौन से केस में हेल्ड करा गया था, ठीक है, यहाँ केस लॉ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इज इट भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल? Is it Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company? Is it Mohiri BV versus Dharmodas Ghosh? Or is it option D, that is Satyabrat Ghosh versus Mungiram? See, ये चारों केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में ये बात कही गई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है over telephone becomes complete at the place where acceptance is heard, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बारे में हमने अभी आपको बताया कि दिस केस इज विद रिगार्ड टू द जनरल ऑफर, ठीक है। मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस भी मैंने डिस्कस करा। इस केस में माइनर पर्सन की बात करी गई थी कि द पर्सन हु इज माइनर, उनके साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज वॉइड एब इनिशियो। और सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगीराम का केस जो है दिस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट मींस सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, ठीक है, सेक्शन 56 में ये बात कही गई है। और सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगीराम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विद रिगार्ड टू सेक्शन 56। आप सेक्शन 56 के बगल में ये केस लॉ लिख लीजिए, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए लेंड्स ₹1 लाख टू बी एंड बी promises to repay it with interest at 12% per annum. ए ने बी को 1 लाख रुपीस दिए और बी ने ये प्रॉमिस करा कि वो रीपे कर देगा, रिटर्न कर देगा, साथ ही साथ वो इंटरेस्ट देगा 12% का पर एनम आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। Agreement also provides that if the amount is repaid within 6 months, एग्रीमेंट में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर जो बी है वो अमाउंट को रीपे कर दे रहा है 6 महीने के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा,
ठीक है, 12% नहीं, आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो स्टिपुलेशन है, क्या ये वैलिड है, इलीगल है, वॉइड है या फिर वॉइडेबल है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ए ने 1 लाख रुपीस दिए हैं बी को और बी ने ये प्रॉमिस करा है कि वो रीपे कर देगा 12% इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद। लेकिन एग्रीमेंट में उन्होंने ये बात भी लिख दी कि अगर वो अमाउंट 6 महीने के अंदर रीपे कर देता है तो वो इंटरेस्ट सिर्फ 10% का देने वाला है। तो ये जो स्टिपुलेशन है ये वैलिड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इनमें से कुछ भी चीजें नहीं नजर आ रही है। ना ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही वेजरिंग एग्रीमेंट है, ना ही अनसर्टेनिटी है। कुछ भी इस तरह का ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें हम इसे इलीगल, वॉइड या वॉइडेबल साबित कर सकें। दैट मीन्स इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को भी AIB एग्जाम देना है। एंड मैं बता दूं, कई क्वेश्चंस मैंने यूपी जुडिशरी से भी लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए स्टेट जुडिशरीज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर किसी लॉ एंट्रेंस की, LLM एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।